दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जो क्राइम होना नहीं चाहिए था, लेकिन बस गुस्से या फिर बदले की भावना या फिर छुटकारा, इन सब कारणों के कारण कातिल जो है वह क्राइम कर बैठता है। और कातिल इतना डरा और सहमा रहता है क्योंकि बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं कि जो है उसमें कत्ल करने वाला शख्स जो है, वारदात को अंजाम देने वाला शख्स जो है पहली दफ़ा रहता है। और जाहिर सी बात है कि जो शख्स के हाथों पहली दफ़ा कत्ल होगा उसमें से ज़्यादातर शख्स जो है डरे सहमे रहते हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता है वारदात को अंजाम देने के बाद, और वे लोग मौकाए वारदात पर हर एक चीज़ जो है छोड़ के चल जाते हैं, जो कि बस यही कहें कि बस पुलिस का आने का इंतज़ार रहता है और पुलिस पहुंचती है और सबूत मिल जाता है और कातिल आसानी से पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। आज के इस क्राइम स्टोरीज़ में आप एक ऐसे ही कहानी सुन रहे हैं जिसमें कातिल ने वारदात को अंजाम दिया और अपने पकड़ाने का सबूत भी उसी स्थान पर जो है छोड़ देता है, और पुलिस पहुंचती है और फिर जो है उसी कातिल के द्वारा छोड़े हुए सामान से वो कातिल को ट्रैक करती है और फिर कातिल तक जो है पहुंचती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक दिलचस्प और एक दर्दनाक कहानी सुन रहे हैं। आज की कहानी जो है वह झारखंड में एक जमशेदपुर शहर और उसी जमशेदपुर शहर में एक बारीड एरिया लगता है जो कि सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत आता है। यह कहानी उसी बारीडी के पटना लाइन में रहने वाली एक महिला जिसका उम्र लगभग 42-45 साल रहता है, यह कहानी उसी आशा सिंह भूमिस की है जो उस बारीडी के पटना लाइन बोल कर के एक इलाका है वहाँ पर रहा करती थी। एक स्वर्णरेखा नदी और जो हुरलुंग होते हुए वह स्वर्णरेखा नदी जो है वहाँ से गुजरती है। तभी जो है कुछ लोग उस स्वर्णरेखा नदी के किनारे में लगभग 11-12 बजे का समय था, नहा रहे थे जो ग्रामीण थे। तभी उनका नज़र जो है एक नदी के किनारे एक दूर से दिख रही एक सामान पर जाता है, लेकिन जब ग्रामीण वहाँ पहुँचते हैं तो वे लोग देखते हैं कि वह एक महिला का शव है। तुरंत ग्रामीणों का वहाँ पर भीड़ लग जाता है और उसी ग्रामीणों में से एक शख्स जो है वह नज़दीकी थाना को कॉल करता है और फिर नज़दीकी थाना के बाद फिर जो है वहाँ पहुँचती है और फिर उस शव को देखती है। और शव को देखने के से ही समझ में जा रहा था कि वह जो है नॉर्मल पानी में डूबने या फिर इस तरह का जो है वह शव नहीं है, बल्कि उस महिला का जो है कत्ल किया गया है, क्योंकि उसके गले पर जो है वह निशान था कि किसी रस्सी से या फिर किसी कपड़े से उसका गला को दबाया गया है, और साथ में महिला का जो है जीभ भी निकला हुआ था। तो पुलिस को के सामने जो है एकदम ओपन केस था। पुलिस वहाँ पहुँचती है और शव का शिनाख्त करने के बाद जो है गले पर निशान और बाकी जो है जीभ निकला रहता है उस डेड बॉडी से, तो पुलिस समझ जाती है कि जो भी हो इसका गला घोटने के बाद जो है इसको नदी में फेंक दिया गया है। खैर, पुलिस उसको डेड बॉडी को कस्टडी में लेकर के जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और साथ में ही जहाँ पर शव मिला था पुलिस उन झाड़ियों में जो है सबूत जुगाड़ करने का कोशिश करती है, क्योंकि पुलिस को शक था कि ज़रूर कुछ ना कुछ उस डेड बॉडी के साथ कोई ऐसा क्लू, चप्पल या स्लीपर या फिर कुछ कपड़े या फिर मोबाइल इस तरह का चीज़ मिलना चाहिए। और पुलिस का जो यह सोच था वह सही भी साबित होता। जब पुलिस वाले उस शव के आसपास झाड़ियों में शिनाख्त करते हैं, खोज करते हैं, तो पुलिस को उस महिला का मोबाइल भी मिलता है। पुलिस उस मोबाइल को जब्त करके जो अपने टेक्निकल टीम फॉरेंसिक के पास भेज देती है और उधर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज देती है, और साथ में जो आसपास के ग्रामीण रहते हैं उन लोगों से भी पूछताछ करती है कि कोई अगर शख्स उस महिला को जिसका डेड बॉडी मिला उसको अगर पहचानता हो, लेकिन पुलिस को कहीं से उस महिला का पहचान का कोई क्लू नहीं मिलता है। खैर, पुलिस वापस अपने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अगले दिन जो है न्यूज़पेपर में उस जो है स्वर्णरेखा नदी से शव बरामद हुआ था उसका फ़ोटो पेपर में छपता है, और जैसा कि बताते चले कि जमशेदपुर में जो अभी विधानसभा का कुछ दिन पहले चुनाव का दिन था, तो सारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। एक अलग ही राजनीतिक माहौल शहर जो है सराबोर था। लेकिन अगले दिन जैसे ही पेपर में आता है तो जो कुछ राजनीतिक दल के लोग उस महिला को पहचान लेते हैं, और उसको पहचानने के बाद जो है उस महिला को कॉल करते हैं, क्योंकि वह महिला उसी पार्टी की एक कार्यकर्ता थी, सक्रिय कार्यकर्ता थी। और जब कॉल करते उसके मोबाइल नंबर पर तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। तुरंत जो है उस पार्टी के कार्यकर्ता उस महिला के घर संपर्क करते, और जब बेटे से पूछताछ होता तो वो बताता है कि उसकी माँ जो है पिछली शाम लास्ट टाइम बात हुआ था, उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा, और उसके बाद से जो है कांटेक्ट नहीं हो पाया है।
तुरंत पार्टी के जो कार्यकर्ता रहते उस राजनीतिक पार्टी के, उसके बेटे को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। और पुलिस स्टेशन में जब जो वो लड़का रहता है वह पुलिस स्टेशन पहुंचने के साथ जब वो बताता है कि मरने वाली जो महिला है वह उसकी माँ है, तो अब पुलिस के पास जो है मरने वाला का शिनाख्त हो चुका था, उसका नाम मिल चुका था, जिसका नाम था आशा सिंह भूमिज, और उसके बेटे का नाम महेश भूमिज था, जिसने शव का जो फ़ोटो देख करके पहचान किया था। पुलिस जो है सारा चीज़ उसके बेटे महेश भूमिज से जानकारी प्राप्त करती है। तो उसका बेटा यह बताता है कि दरअसल उसकी माँ जो है पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी, तो वह डोर टू डोर कैंपेन में एक्टिव थी। लेकिन शाम के समय जो है 11 तारीख के करीब उसकी माँ ने फ़ोन किया था। वो बोली थी कि लगभग 7-8 बजे तक वह घर आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है फ़ोन आता नहीं है। और फिर उसने रात में अपनी माँ को फ़ोन करने का कोशिश किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बेटे को ऐसे ही लगा कि अभी कुछ दिन के बाद ही विधानसभा का चुनाव हो सकता है, पार्टी के कैंपेन में बिज़ी हो, कहीं दूसरी जगह चल गई हो, या फिर मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया हो, इसी के कारण जो है उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वह इतने ही सोच करके रह जाता है। और फिर अगला दिन आ जाता है, और अगला दिन जब पेपर में छपता है तो जो उसी पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं वो अपने एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उस महिला को पहचान करते और फिर उसके बेटे से कांटेक्ट करते, और बेटा जो है थाना पहुंचता और फिर अपने माँ के रूप में उस महिला को, आशा सिंह भूमिज को पहचान करता। पुलिस शव को उसके बेटे के सपुर्द कर देती है क्रियाक्रम के लिए। बाकी उसके घर के जो परिवार वाले लोग जुटते हैं। तभी जो है पुलिस पूछताछ में ही उसके बेटे से यह जानकारी प्राप्त करती है कि किसी के ऊपर उसका माँ से कोई दुश्मनी या फिर शक। तो उसका बेटा यह बताता है कि दरअसल वह जिस घर में रहता था उस घर का जो मकान मालिक राजेश साहू था, उसके साथ उसके माँ का जो है दुश्मनी था, क्योंकि उसके माँ ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा था। तो उसको लेकर के जो है राजेश साहू अक्सर जो है अपना हक जताता था, और इसी के कारण जो है उन लोगों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था। और दरअसल यह बताते चले कि जो आशा सिंह भूमिज थी उसका लगभग 8-10 साल पहले ही उनके पति का जो है स्वर्गवास हो गया था। तो वह किसी तरह से वह अपने बेटे को पाल पोस रही थी, महेश भूमिज को, और साथ में वह रह रही थी। और किसी तरह से अपना जो है धीरे धीरे जहाँ पर वह रहती थी वहाँ पर ही एक प्रशांत पांडे नाम का एक शख्स था, और उस प्रशांत पांडे शख्स से जो है जान पहचान होता है, और फिर उसी जान पहचान में जो है दोनों के बीच प्यार हो जाता है, और फिर जो है वे लोग मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। बाकायदा कई महीनों तक प्रशांत पांडे और जो है आशा सिंह भूमिज लिव इन में भी रहती है। पुलिस को यह सारा चीज़ तब पता चलता है जब पुलिस उस शव के पास से मिले हुए मोबाइल का जब टेक्निकल परीक्षण कराती है, उसका CDR रिपोर्ट जब निकालती है, तो पुलिस के उस मोबाइल नंबर में एक नंबर जो है लगातार रिफ्लेक्ट हो रहा था, और लास्ट टाइम भी उसी शख्स से बात हुआ था। अब पुलिस उस नंबर को ट्रैक करती है तो पता चलता है कि वह प्रशांत पांडे का है। पुलिस उस प्रशांत पांडे को उठाती है, और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो प्रशांत पांडे टूट जाता है, और फिर जो है पुलिस को कहानी सुनाता है कि दरअसल लगभग 1-2 साल से उन लोगों के बीच में, आशा सिंह भूमिज और प्रशांत पांडे के बीच में रिलेशन था। कई महीनों तक ये लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। लेकिन आशा सिंह भूमिज जो है हाल के महीनों में वह प्रशांत पांडे पर जो है शादी के लिए दबाव आने लगी थी, और प्रशांत पांडे जो था वह लगातार उसे छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि प्रशांत पांडे जो ऑलरेडी शादीशुदा था वह जो है आशा सिंह भूमिज से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब आशा सिंह भूमिज को ऐसा लगा कि जो है प्रशांत पांडे उसे छुटकारा पाने का कोशिश कर रहा, तो वह प्रशांत पांडे पर जो है शादी के लिए दबाव बनाने लगती है। और इधर प्रशांत पांडे किसी तरह से उस आशा से छुटकारा चाहता था। तभी उसने प्लान बनाया, और ठीक 10 तारीख के शाम को वह आशा सिंह को फ़ोन करता और फिर मिलने के लिए बुलाता, और उसी बुलाने के बहाने वह आशा सिंह का जो है कत्ल कर देता है, गला किसी रस्सी से दबा करके, और फिर जो उसको स्वर्णरेखा नदी पास के ही नदी में उसको फेंक देता, और साथ में उसका मोबाइल भी वहाँ पर ही फेंक देता है। तो कातिल ने पता नहीं किस कारण से कत्ल किया, लेकिन कातिल इतना बेवकूफ़ था कि उसने कत्ल करने के बाद उस शख्स का भी मोबाइल वहीं पर छोड़ दिया, जिसमें लगातार उसका आशा सिंह से बात होता था, और लास्ट कॉल भी उसी का था, जो कि एक तरह से पुलिस के लिए सुराग का दावत था। तो इतना मूर्ख होने के बाद भी कातिल कैसे जो है कत्ल जैसे वारदात को अंजाम दे दिया, यह सबसे बड़ा सवाल था। एक हफ्ते के अंदर जो है उस प्रशांत सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। उस फ़ोन नंबर CDR कॉल डिटेल्स
के थ्रू और फिर उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद वह सारा कहानी जो मैंने अभी आपको सुना। तो आज की कहानी यही थी जिसमें एक कत्ल करने वाला शख्स जो है इतना मूर्ख कि वह जो है कत्ल करने के बाद उस शख्स का मोबाइल फ़ोन भी वहीं पर फेंक देता है, जिससे वह लगातार उससे बात करता था। लास्ट कॉल भी उसी ने किया था। तो उसको इतना भी समझ नहीं था कि पुलिस सबसे पहले जो है उसी मोबाइल को खंगालेगी, उसी मोबाइल का कॉल डिटेल्स चेक करेगी, जिसमें उस पुलिस आसानी तक उसके पास पहुंच जाएगी। लेकिन इतना मूर्ख, इतना मतलब अनजान होते हुए भी कातिल किस तरह से इतना बड़ा गुनाह जो है कत्ल जैसे वारदात को अंजाम दे दिया। तो आज की कहानी यही सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि जो कातिल होता है या फिर कत्ल का जो सोच होता है, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे इंसान या फिर बेवकूफ़ इंसान, ऐसा कुछ अंतर है। बस लोग जो है उस आहट को, उस जुर्म की जो दस्तक को नहीं सुन पाते हैं, और इसी के कारण जो है एक वारदात करने का जो है जुनून किसी में फ़र्क किए हुए उस मानसिकता तक घुस जाता है, चाहे वह पढ़ा हो, लिखा हो या नहीं हो, मूर्ख हो या बेवकूफ़ हो, और उसके बाद जो है वह वारदात को अंजाम दे देता है। तो आप खुद सोचिए, एक कातिल जो है कत्ल करता है और उस कत्ल करने के बाद वहीं पर बाकायदा सबूत भी छोड़ देता है पुलिस के लिए और फिर वहाँ से निकल जाता है। वह इतना मूर्ख था, लेकिन फिर भी जो है कत्ल जैसे वारदात को उसने अंजाम दिया और फिर उस शव को नदी के पास फेंक देता है। तो आज की कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था कि जो है जुर्म के दस्तक को पहचानिए और जुर्म होने से रोकिए। कल फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।